मैंने 9/11 के बाद मैं नया नया मंत्री बना था, तो लेकिन मैंने देखा था पूरे कवरेज को, टेलीविज़न को, और मैंने उस दिन भी देखा कि सुबह से शाम तक वो बच्चों के चिथड़े हुए शव, खून, रोटी के टुकड़े उनके लंच बॉक्स के, वो दिखाए टेलीविज़न पर जा रहे थे। मैंने कुछ दिनों के बाद मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला और न्यूयॉर्क के मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था। हमने कहा, ये बताइए कि आपने उस घटना को तो दिखाया, लेकिन कभी आपने लोगों की लाशें नहीं दिखाई, खून से लथपथ चेहरे नहीं दिखाए, घबराए हुए भागते हुए अमेरिकनों को नहीं दिखाया। आपका भी मीडिया आज़ाद है, हमारा भी मीडिया आज़ाद है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, हम अपने टेलीविज़न पर खौफ से भरे हुए चेहरे, खून से लथपथ चेहरे और लाशों को दिखाकर आतंकवादियों को अपना मंच नहीं देना चाहते, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। ये सवाल कभी कभी दिल में उठता है कि ये समझदारी हमारे यहाँ क्यों नहीं आती। मीडिया की आज़ादी का हम बहुत सम्मान करते हैं, और इस सवाल से एक बड़ा सवाल उठता है कि आतंकवाद के प्रति हमारी सोच क्या है। कैसे कैसे, मैं कोई आइडियोलॉजिकल विषय में नहीं जाऊंगा। आज पोटा के बारे में कहा गया, पोटा का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी कानून होगा, दुरुपयोग होगा। मैं देश का कानून मंत्री भी रहा हूं और एक वकील भी हूं सुप्रीम कोर्ट का। क्या आपका एसएचओ आईपीसी का दुरुपयोग नहीं करता? क्या कई बार जब हत्या का केस होता है या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है या डकैती का केस होता है, तो पड़ोसी के कहने पर लोगों को झूठा नहीं फंसाया जाता? क्या वो ट्रायल में छूटते हैं? तो कभी तो आपने ये नहीं कहा कि आईपीसी को खत्म कर दो? इंडियन पिनल कोड मेरे ख्याल में 1860 के आसपास से चल रहा है। इनकम टैक्स लॉ का दुरुपयोग नहीं होता क्या? अगर आपके यहाँ आईटीओ साहब आए, आपने उनका सम्मान नहीं किया, तो जहाँ आपको 5,000 टैक्स देना है वो 25,000 कर देंगे। तो क्या आप कभी कहते हैं क्या कि इनकम टैक्स कानून को ख़त्म कर दो? तो फिर पोटा को ख़त्म करो, इसका मतलब क्या है? पोटा से कितना मजबूती आई सुरक्षा कर्मियों को लड़ने में, गिल साहब बताएंगे, दोवल साहब बताएंगे, आपने भी देखा है। मैं इस देश के नेताओं से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत दिल से। देश के लिए मरने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और आज जो लोग सेना की और सुरक्षा बलों की आलोचना करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, जब आतंकवादी हाथ में AK-47 लेके चलता है 500, तो तुम उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत मैं देख पाऊँगा। वही जवान, वही अफसर सरहदों में खड़ा होता है, पहाड़ों पे खड़ा होता है। क्या देश उनके पीछे खड़ा होता है? ये बड़े सीधे सवाल है। अभी गोधरा की बात है। अब गोधरा में पोटा को रिव्यू किया गया खत्म होने के पहले, क्योंकि गोधरा के महत्व को कम करना है। अब एक रिव्यू पिटीशन, रिव्यू का पावर होता है, आपको मालूम है। तो भारत सरकार ने, यूपीए सरकार ने अमेंडमेंट करके वो पावर अपने पास रख लिया। गुजरात सरकार का कोई रिव्यू बोर्ड नहीं होगा, एक हाईकोर्ट का जज उसको रिव्यू करेगा। और उनसे कहवा दिया गया, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, एक जज साहब से कहवाया गया कि गोधरा की घटना सही है, लेकिन षड्यंत्र नहीं है। अब जब रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा, कोर्ट ने पाया षड्यंत्र। अफजल गुरु की बात की जाती है। मैं एक सवाल चिदम्बरम साहब से पूछता हूं, क्या कोई कानून है क्या कि फांसी की सजा की माफीनामा इंच बाय इंच चलेगा, क्यों के पीछे चलेगा? अगर मुंबई की आतंकवाद की घटना का ट्रायल जल्दी हो सकता है, और होना भी चाहिए, भारत के ऊपर हमला था, कसब की फांसी की सजा जल्दी होनी चाहिए, तब तो नहीं देखा गया कि ट्रायल जल्दी होना चाहिए। आज हम 2G स्पेक्ट्रम में कह रहे हैं कि इनका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट से करो, क्योंकि देश के साथ लूट की गई है। तो अगर हम अपराध की घटनाओं को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, तो संसद पर हुए हमले की घटना में माफीनामा के विषय को क्या फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते? क्या मतलब है इसका? और कौन सा कानून है जो कहता है कि क्यों में चलो? बस क्यों है, क्यों है, क्यों है, बातें कही जा रही है। राहुल गांधी की चर्चा बहुत हो गई, मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी को देश को समझना भी बहुत बाकी है, उनको समझने दी। इसलिए जब उन्होंने कहा था कि रेडिकल हिंदू टेरर इज ऑफ ग्रेटर थ्रेट देन लश्कर तैयबा, तो मैंने एक घंटे, जब वो अखबारों में बातें आई थी, मीडिया के माध्यम से आई थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी 10 साल से आगे अपने प्रयास नहीं प्राप्त कर सके,
उसको राहुल गांधी के एक वक्तव्य ने उसको ज़मीन दे दी, हकीकत दे दी, न्याय कर दिया जो पाकिस्तान के आतंकवादी कहते हैं। तो तुमने माफ़ी मांग ली। तो मैंने एक पत्रकारों को कहा कि भैया या तो बोलो नहीं, बोलो तो टिके रहो, और एक बार हम बोलते हैं तो माफ़ी मांगते हो। तो उसका निष्कर्ष यही है कि इनको देश को अभी समझना बाकी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये भगवा आतंकवाद को लेकर, भगवा के बारे में बहुत चर्चा हो गई। कभी हिंदू टेरर कहते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर भगवा पे आते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, कहते हैं अल्ट्रा हिंदू राइट टेरर। अब एक नया शब्द निकला है। लेकिन थोड़ा सा कुछ फैक्ट को देखने की जरूरत है। समझौता ब्लास्ट 2007 में होता है, मेक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट 2008 में होता है, और इन ब्लास्टों की श्रृंखला में सबसे लास्ट ब्लास्ट है मालेगांव ब्लास्ट, जो 2008 में होता है। मालेगांव की जांच एटीएस करती है। एटीएस किसके अंतर्गत में है? एक कांग्रेसी सरकार महाराष्ट्र के अंतर्गत है। वो कहती है, अपने चार्जशीट में कहती है इन लोगों के स्टेटमेंट के बिना पर, कि ये जो अभिनव भारत के लोग हैं ये कह रहे हैं कि आरएसएस से कुछ नहीं होगा, हम लोग को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये मोहन भागवत जी की हत्या करना चाहते थे, ये इंद्रेश जी को आईएसआई का एजेंट बना रहे थे। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक बनाई गई एटीएस ने अपने अनुसंधान के बाद कहा। अब आप उस लीक को पकड़ करके उसमें आरएसएस को डाल देते हैं और जाते हैं बैक मेक्का मस्जिद जाते हैं, वहां से अजमेर ब्लास्ट जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इस तर्क, आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हमारी पार्टी का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है कि अगर कोई हिंदू चिंतन को मानने वाले कुछ उग्रवादी हैं तो वो हिंदू संस्कार को नहीं समझते, अगर वो आतंकवाद में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता, कोई उपासना पद्धति नहीं होती, हमने साफ साफ कह रखा है। लेकिन आज आप मालेगांव ब्लास्ट में उनके आरोपी सरसंघ चालक जी को मारने की बात कर रहे हैं, इंद्रेश जी को आईएसआई का एजेंट कह रहे हैं, और उसी को लिंक करके आप पीछे आते हैं तो कहते हैं मेक्का ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट, ये सब जो है ये संघ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्या मतलब है इसका? ये क्यों चलना चाहिए? गिल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रामाणिक राष्ट्रभक्त संगठन है, 85 वर्ष की उसकी तपस्या है, हजारों प्रचारक निकले हैं। मैं बाल स्वयंसेवक बना था जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था पटना में। मैं संघ की प्रामाणिकता जानता हूँ। देश के एक एक नागरिक को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है, और आपने सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए एक पूरे राष्ट्रभक्त संगठन और उसके सहयोगियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की। इससे क्या कर रहे हैं आप? इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये बड़े सवाल है। समझौता ब्लास्ट के बारे में आप ही ने कहा कि लश्कर तैयबा और हुजी के लोग इन्वॉल्व हैं। ये बात आपने अमेरिका को कही, जानते होंगे दोवल साहब। अब आप कह रहे हैं हिंदू इन्वॉल्व है, तो दुनिया में आपकी साख क्या है? इस किसी भी अनुसंधान में भाजपा की सरकार इन्वॉल्व नहीं है, एनडीए का नहीं है। क्या राजस्थान, क्या समझौता ब्लास्ट, क्या मालेगांव ब्लास्ट, क्या अब हैदराबाद में पहले अल्पसंख्यक लोग पकड़ाए गए थे, वो भी जांच तो वहां की एटीएस ने की थी। अब बाद में सीबीआई दूसरा कुछ कह रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, आतंकवाद की घटनाएं हैं, उसका चिंतन, उसका स्वभाव, उसकी उपासना पद्धति कुछ भी है, वो हिंदू है मुसलमान है, आप कार्रवाई करिए। लेकिन राजनीति करके जो आप राष्ट्रवादी संगठनों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच को समझौता करते हैं, तो उसका नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने 26/11 में 12 पुत्र दिए हैं जिल्द डॉसियर के, एक का जवाब नहीं आया। लेकिन आज पाकिस्तान हमसे पूछता है कि समझौता ब्लास्ट पर तुमने क्या किया, तुम बताओ। अगर आप गैर जिम्मेवार आचरण करेंगे तो देश की सुरक्षा पर उसका असर पड़ेगा। यह सबसे बड़ी चिंता है आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिकरण की। भारत को आतंकवाद की बहुत बड़ी चुनौती है। ह्यूमन राइट की बात कही गई, दोवल साहब आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। क्या सिर्फ आतंकवादियों का ही ह्यूमन राइट होता है? आतंकवादी जब उसको मारते हैं तो जो मरा एक छोटा बच्चा, या मरा कोई विधवा, या मरा कोई नौजवान, या मरा कोई गरीब किसान, उसका आतंकवाद नहीं होता है?
मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव का प्रभारी था। तो सारा बस्तर वगैरह का इलाका, आज दिल साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे बस्तर के इलाके में मैं घूमता था। हमने कहा था कि अगर आप नक्सलवाद हैं तो आइए, माओवादियों की तरह नेपाल के चुनाव में आइए, जनता आपको जिताएगी, आप मुख्यमंत्री बनिए, लोकतंत्र में आपका सम्मान है। इन्होंने थ्रेट किया कि जनता बॉयकॉट करे चुनाव का, 70% हुआ। और बस्तर की 12 सीट है डोभाल साहब, हम लोग 11 जीते। ये तो इनकी पकड़ है, ये इनका विश्वास है। लेकिन एक घटना जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, एक गांव में मैं गया था जहां एक आदिवासी नौजवान की हत्या हुई थी इन लोगों के द्वारा। वो एमए रहा लड़का। अब एक अपने वनवासी बंधुओं में कोई लड़का अगर एमए हो जाता है तो गांव में उसकी इज्जत काफ़ी होती है। वो समझदार था, उसके सामने पूरी दुनिया खुल रही थी कि मैं कल आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। तो गांव के सारे बच्चे उसको मॉडल के रूप में देख रहे थे। तो नक्सलवादी उसके गांव में आया करते थे, अपनी प्लानिंग किया करते थे। वो पहाड़ों में गांव था। तो उसने एक दिन पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इससे क्या मिलेगा। उसने एक दिन सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग जबरदस्ती करके उसके गांव से खाना वगैरह लिया करते थे। नक्सलवादियों को लगा कि आज हमसे एक लड़का सवाल पूछ रहा है आदिवासी, कल 2 पूछेंगे, परसों 3 पूछेंगे, नेक्स्ट वीक उसको उन्होंने मार दिया। उस एमए वनवासी लड़के की, आदिवासी लड़के की, वहाँ गांव वालों ने एक तुलसी का उसके सम्मान में श्रद्धांजलि बनाया है। क्या उस लड़के का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? और ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो नक्सलवादी जब मरते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन नक्सलवादी जब मारते हैं तो शांत रहते हैं। ये इज इट नॉट ए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेरर और एक्सट्रीमिज्म बाय वॉट एवर लैंग्वेज यू विश टू कॉल इट? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन मैं बहुत चिंता नहीं करता हूं, और मैं लंबा नहीं बोलूंगा, यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मुझे अपने देश पर बहुत विश्वास है। मुझे इस देश के लोगों पर बहुत विश्वास है। जो बात अभी कही गिल साहब ने, मैं भी बिहार से आता हूँ। इसी बिहार में एक समय क्या हुआ करता था, अराजकता, एनार्की, अनिश्चितता, जातिवाद की पराकाष्ठा। जब लोग जागते हैं तो इसका रिजल्ट दूसरा होता है कि जिस बिहार में हर मतदान के दिन औसत 20 लोग मरते थे, वहाँ इस बार 5 चरण के चुनाव में एक खून का कतरा भी नहीं गिरा। ये भी लोगों ने देखा। मेरे ख्याल में डॉक्टर पात्रा, आज के आपके सेमिनार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश की जनता को हम जगाएं। और मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ मीडिया के आचरण से या आलोचना से। उनका अधिकार है, मीडिया की आलोचना का हम पूरा सम्मान करते हैं। हम लोकतंत्र में है तो उनको लिखने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन उससे परेशान मत हुआ करिए। वरना अगर मीडिया ये सब कुछ बनाती तो नरेंद्र मोदी बार बार कभी नहीं जीतते। यही आपने देखा। आज हमें देश को जगाना है इस खतरे के खिलाफ, और हमें पूरा विश्वास है कि ये देश जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।